स्वागत है आपका बच्चों फिर से वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज ऑफ रूल जो है और साथ में पैकिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, चार्ज ऑफ रूल जो है बहुत ही इजी है और इसको समझ पाना मतलब कि बोल सकते हैं बहुत इजी है। चार्ज ऑफ रूल उन बच्चों को एकदम आराम से समझ में आ जाएगा जिसने कि पिछले क्लास का आपका वाटसन क्रिकेट जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसको आपने देखा होगा, तो आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, चार्ज ऑफ रूल जो है वो बोलता क्या है, वो कहता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। चार्ज ऑफ रूल जो है वो कहता है कि आपका जितना भी नाइट्रोजन बेस यूज होता है किसी भी डीएनए को बनाने में, डीएनए के डबल हेलिक्स को बनाने में, वो आपका इक्वल होता है। दैट मीन्स कि जो टू टाइप्स का नाइट्रोजन बेस होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडिन्स, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। दैट मीन्स जितना एडेनिन गुआनिन होगा उतना ही आपका साइटोसिन और थाइमिन होगा। क्लियर है? ये पहला बात बोलता है। दिया है किसने? ये दिया है आपके चार्जफ साहब ने। पूरा नाम है एरविन चार्जफ। एरविन चार्जफ ने 1950 में ये रूल दिया था और वो बताना ये चाहते हैं कि किस तरीके से आपका डबल हेलिक्स जो है बना है, तो उसमें नंबर ऑफ जो प्यूरिन है वो पायरिमिडिन से किस तरीके से वैरी करता है डिफर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां लिखा हमने प्यूरिन यानी एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन इक्वल होता है किसके? पायरिमिडिन, थाइमिन और साइटोसिन के। यूरासिल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मैं डीएनए के बारे में बता रहा हूं, आरएनए के बारे में नहीं। आरएनए के बारे में होता तो यूरासिल होता, थाइमिन नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या लिखा? अगर एडेनिन और थाइमिन का जो आपका बॉन्डिंग बन रहा है, एडेनिन और थाइमिन का जो बॉन्डिंग बन रहा है वो अगर ज्यादा हो, यानी एडेनिन और थाइमिन का नंबर जो है जब वो ज्यादा होगा गुआनिन और साइटोसिन के नंबर से, तो आपका जो बेस रेशियो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा और डीएनए जो है वो कहलाएगा 80 टाइप डीएनए। ठीक है, ये बेस रेशियो क्या है यहां आपको दिख रहा होगा। एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, इसका जो रेशियो है इसी को हम लोग बोलते हैं बेस रेशियो, क्योंकि ये सभी आपके नाइट्रोजन बेस हैं। तो नाइट्रोजन बेस का जो रेशियो होगा, यानी ये आपका हो गया क्या, एक हुआ एडेनिन और एक हुआ थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, इसका जो रेशियो है इसको हम लोग बेस रेशियो कहते हैं। तो जब ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा, तो सिंपल सी बात है ना, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो एक से ज्यादा होगा तो ऐसा डीएनए कहलाएगा 80 टाइप डीएनए। एग्जांपल में यूकैरियोटिक सेल है, जैसा कि पी में, व्हीट में और ह्यूमन में, हम लोगों में है जो वो यूकैरियोटिक सेल है। हम लोग का जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। तो इसमें जो आपका डीएनए पाया जाएगा बच्चों वो कैसा होगा? 80 टाइप डीएनए। हम लोगों में क्या ज्यादा है? हम लोगों में आपका ये ज्यादा है, 80 ज्यादा है, यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या ज्यादा है? प्रोकैरियोटिक में गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा है। ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा है, तो जब ये नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा ऊपर वाला कम हो जाएगा, तो आपका जब आप डिवाइड करोगे तो एक से कम आएगा। तो इस तरह के रेशियो को, बेस रेशियो को क्या कहोगे? जीसी टाइप। क्या बोलोगे? जीसी टाइप डीएनए। क्या बोलोगे? जीसी टाइप डीएनए। इस तरह का जो डीएनए बनेगा उसको जीसी टाइप डीएनए कहेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। आखिर ये जीसी टाइप डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में होता है तो इसका मकसद क्या है उसमें होने का, ये भी बात समझनी है। जीसी टाइप जो डीएनए है, या जीसी जितने भी आपके होंगे गुआनिन और साइटोसिन के बीच का जो 3 बॉन्ड बनता है इस तरीके से, तो ये जो बॉन्डिंग बनता है ये बहुत ही हार्ड बॉन्ड होता है और ये डीएनए को बहुत ही कस के जकड़ के रखता है, जिसके कारण प्रोकैरियोटिक सेल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक। तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल बहुत तेजी से आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया या अदर जितना भी रिक्वायलिंग होता है वो जल्दी नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए हम लोगों का सेल बहुत तेजी से बनता भी है, यानी तेजी से नहीं बोल सकते हैं, बहुत वेल डिफाइंड बनता है और हम लोगों का लगातार प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो डीएनए है वो आपका क्या है? हम लोग का डीएनए 80 टाइप है। हम लोग में क्या ज्यादा है? 80 ज्यादा है। 80 कहने का मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा है, और प्रोकैरियोटिक में जीसी ज्यादा है, मतलब गुआनिन और साइटोसिन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा है, जिसके कारण प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है?
प्रोकैरियोटिक सेल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। इसीलिए जब हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, जब हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोकैरियोटिक सेल इंटर करता है हमें डिजीज काउज करवाने के लिए, होता क्या है, होता है कि इनका जो आपका बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो हमारा बॉडी जो है, हमारा हाइपोथैलेमस जो है बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाता है, किस लिए, ताकि उसका जो मैकेनिज्म है वो ब्रेक हो सके, उसका मैकेनिज्म क्या हो सके, ब्रेक हो सके। जैसे ही उसका मैकेनिज्म ब्रेक होगा, जैसे ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल का मैकेनिज्म ब्रेक होगा तो वो अपना लाइफ छोड़ देगा, वो जीना बंद कर देगा। साथ ही साथ हाई टेम्परेचर पर कोई इंजाइम काम नहीं करता, तो हाई टेम्परेचर पर प्रोकैरियोटिक का भी इंजाइम जो है काम नहीं करेगा। इंजाइम जब काम नहीं करेगा तो उसका जो लाइफ प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कुछ हद तक टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा बॉडी कुछ हद तक टेम्परेचर को क्या कर लेता है, सह लेता है, इसलिए हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता। फिर भी हम लोग के भी टेस्ट बड जो है कुछ समय के लिए नहीं काम करते सही से, हम लोग को भी किसी खाने का टेस्ट नहीं पता चलता है। ये सारा कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का है। ठीक है, आप लोग जानते भी हो जब आपको फीवर आता है तो आपको कुछ खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, एक बिस्किट भी खाकर दवा खा लेते हो, है ना। तो ये जनरल फेनोमेनन है, जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक आएगा आपको डिजीज देगा, वैसे ही ऐसा होना तय है। ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे, ये साइंस बोल रहा है। क्लियर है, तो यहां हमने लिखा क्या है, टेम्परेचर ऑफ प्रोकैरियोटिक्स इज ग्रेटर देन, टेम्परेचर कहने का मतलब क्या, टीएम कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक इज ग्रेटर देन यूकैरियोटिक। दैट मींस कि मेल्टिंग पॉइंट किसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए, किसका, डीएनए का, किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन यूकैरियोटिक से ज्यादा है। तो हम लोगों को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, रिक्वायर के लिए भी नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, लेकिन यूकैरियोटिक को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। बस समझ में आ रही है, इसलिए यहां मैंने लिखा टीएम ऑफ पी फॉर प्रोकैरियोट और टीएम ऑफ ई फॉर यूकैरियोट। टीएम ऑफ पी यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूकैरियोट डीएनए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए। पैकिंग ऑफ डीएनए जो है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डीएनए का लेंथ होता है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, डीएनए का लेंथ हम लोग कैसे पता करते हैं। डीएनए का लेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक है, हर डीएनए का बेस पेयर अलग अलग होता है, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। जैसे ह्यूमन बींग में अगर डिप्लॉयड सेल की बात करो तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है ह्यूमन बींग में। ठीक है, तो अगर आपको ह्यूमन बींग के डीएनए का लेंथ पता करना हो, आप क्या करोगे, यहां बेस पेयर का नंबर रखोगे, क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और आप याद कीजिए दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना था, हमने बताया है प्रीवियस क्लास में, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस था आपका क्या बताइए, 0.34 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अबाउट में 2.2 मीटर आ जाएगा। 9 से 9 तो यहाँ कैंसिल हो गया ना, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 जीरो हटेगा, उसके बाद 1 जीरो यहाँ आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा मल्टीप्लाई करके तो आपका कितना आएगा, 2.2 मीटर आएगा अबाउट में। तो ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ होता है वो आपका 2.2 मीटर अबाउट में होता है। और ये जो ह्यूमन डीएनए है अब कैसे क्वाइल्ड होता है, सिंपल सी बात है ना, ये 2.2 मीटर डीएनए आपका बहुत छोटा सा सेल, जिसको हम लोग अपने नेक्ड आई से भी नहीं देख पाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब भी जाकर उसका जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरीके से हमें नहीं दिखता है। और उसमें ये 2.2 मीटर का डीएनए कैसे रहता होगा ये जानना है हमें। वो 2.2 मीटर का डीएनए कैसे आपका कंडेंस है हमारे सेल के न्यूक्लियस में, ये जानना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें कैसे होता है पैकिंग, उसके बाद जानेंगे यूकैरियोटिक सेल दैट मींस ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है पैकिंग। क्लियर है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है आपका ई कोलाई का, एस्चेरिशिया कोली, जिसका आपका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एस्चेरिशिया कोली का या फिर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनका लगभग लेंथ जो होता है ये आपका 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है सेल का। इसमें जो आपका
न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। ये जो पूरा आपका डीएनए है न्यूक्लियोइड में ऐसे करके बिखरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने बड़ा करके यहाँ दिखाया है। अगर ये देखिएगा तो ये बड़ा हुआ, यहाँ जूम आउट हुआ है, ये क्या हुआ, जूम आउट हुआ है यहाँ, ठीक है, ये जूम आउट हुआ। तो ये आपका डीएनए है। इस डीएनए का जो लेंथ है ई कोली बैक्टीरिया में 1.36 मिलीमीटर है, ठीक है। आप इसको फाइंड कर सकते हो। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था इस्चेरिशिया कोली में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, और आपको दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पता है, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। आपका अबाउट में इतना ही आएगा। क्लियर है। एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को दिया है, कितना बेस पेयर होता है इस्चेरिशिया कोली में, आप देखोगे बुक पढ़ोगे तो। क्लियर है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कैसे प्रोकैरियोटिक सेल में ये पैक होता है। देखिए, इसको पैक होने के लिए सबसे पहले तो है कि अपना जो सिंपल सा फॉर्म है, लॉन्ग सा फॉर्म, उसको ऐसे करके कर्व बना लेता है। एक सिंपल सा ऐसे करके कर्व बनाता है। ये देखिए आपका कर्व बन गया। ये जो है ऐसे करके ऐसे गोल घूम जाता है। तो इसका जो लेंथ है वो लगभग 240 माइक्रोमीटर हो जाता है। इसमें जो आपका बेस पेयर होगा, इसमें जो बेस पेयर है, इसमें एस्चेरिशिया कोली में वो लगभग 4.6 इंटू 10⁻⁶ होता है। और आपको पता है क्या, आपको पता है दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, तो आप पता कर सकते हो इतना आ जाएगा। ये पहले क्या बन गया, एक लूप बन गया गोल सा। अब ये जो है ऐसे कर करके हटेगा, यहां से ऐसे हटेगा, यहां से हटेगा। ये वाला क्या होगा, ऐसे करके ऊपर की चला जाएगा। समझ में आ रहा है। ये ऐसे हटा, अब ये वाला जो है ऊपर के जाके ऐसा फॉर्म स्ट्रक्चर बनाएगा। सब जगह से ऐसे करके हटेगा, और ऐसा करके आपका कम से कम 5 से 6, दैट मींस 3 to 5 लूप बनाता है, जो कि आपका सुपर क्वाइलिंग होता है। और जब ये सुपर क्वाइलिंग होता है तो इस पर कुछ जो है प्रोटीन्स आते हैं, जो कि आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसका नाम है पॉलीएमाइन। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ये पॉलीएमाइन जो होता है ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और ये जो आपका पॉलीएमाइन, रेड कलर से मैंने पॉलीएमाइन को दिखाया है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन को, और ब्लू कलर से इसमें डीएनए को दिखाया। तो इस तरीके से डीएनए इसमें ऐसे करके लगा होता है, और इस तरीके से वो पैकिंग करता है। अब देखिए, अब ये इतना लंबा था, डिस्टेंस लंबा था। अभी अपने आप को कर्व कर लिया तो डिस्टेंस कुछ कम हुआ। अभी और कर्व किया, ये इस तरीके से लूप बनाया तो और कम हो गया। उसके बाद सुपर लूप नीचे बनाया है, तो इस सुपर लूप में क्या हुआ, इस लूप के अंदर ये वाला ऐसे करके खुला है, और बहुत सारे लूप बन गए। इस तरीके से बहुत सारा लूप बनता है बच्चों, तो ये जाकर आपका बहुत ही कम, मतलब कि 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस में, लेंथ में बदल जाता है। और यही 1 माइक्रोमीटर का जो डिस्टेंस या लेंथ है, ये न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड में जाकर सिचुएटेड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कीजिए डीएनए पैकिंग यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है। तो डीएनए पैकिंग यूकैरियोटिक सेल में होने के लिए आपको कम से कम 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला क्या है, पहला है हिस्टोन ऑक्टामियर। हिस्टोन ऑक्टामियर हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो मेनली आपके 5 टाइप्स के होते हैं। आपका H1 यहां है, उसके बाद H2A, H2B, H3 और H4 जो है यहां आपको दिख रहा है। इनका नंबर 2-2 होता है। इस तरीके से 2-2 मिलकर 8 बनाते हैं। तो इसलिए ऑक्टा का मतलब 8 होता है, मतलब 8 मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसको आपका हिस्टोन ऑक्टामियर कहा जाता है। ये हिस्टोन ऑक्टामियर को क्या करता है, ये डीएनए कोर जो है ऐसे क्वाइल करता है। डीएनए कोर कितना क्वाइल करेगा ये जान लीजिए। ये क्वाइल करेगा 1 + 3/4, दैट मींस एक पूरा क्वाइल, और एक आपका 75% क्वाइल, एक 100% क्वाइल, और एक यहां से ऐसे जाएगा, आधा पर रह जाएगा, आधा से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, दैट मींस ऐसा रहेगा कुछ। एक क्वाइल हुआ, ठीक है, और ये दूसरा क्वाइल जब आएगा तो यहां तक आएगा, रुक जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं 1 + 3/4 क्वाइल। ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, बात समझो, ठीक है। ये आपको दिखेगा, ये इससे अगर कनेक्ट है H1 से, और ये भी कनेक्ट है, तो ये कनेक्शन मतलब कनेक्ट करने का काम करता है H1, ठीक है। H1 ऑक्टामियर में पार्टिसिपेट नहीं करता, याद रखना है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ऑक्टामियर में, H2A, H2B, H3, H4। क्लियर है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टामियर। सबका नंबर कितना होता है, 2-2 होता है, लेकिन H1 का नंबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। H1 1 है और 1 रहेगा। ये पूरा जो आपको ये नजर आ रहा स्ट्रक्चर, जिसमें आपका ऑक्टामियर है, H1 है, और आपका डीएनए कोर है, इन सभी को मिलाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसोम। एनसीईआरटी ने इस फिगर को मेंशन किया है, ठीक है। अब बात कीजिए, ये न्यूक्लियोसोम किस तरीके से जो आपका डीएनए है उसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से पैक करता है। अगर आप घर में रहते हो तो आपके पास, दैट मींस आपने कभी पतंग उड़ाया होगा, तो पतंग जो है, पतंग में देखोगे धागा हम लोग पहले से क्या किए होते हैं ना, लपटे हुए रहते हैं, और उसके बाद हम लोग पतंग उड़ाते हैं, धागा छोड़ते हैं, चला जाता है। लेकिन जब आपका पतंग बहुत
दूर चला गया तो आप उसको लपेटते हो। तो समझो कि जो लपटा रहा है ना वो डीएनए है, जो आपका धागा है वो डीएनए है, वो लपटा रहा है। ठीक है, तो जिसमें लपेट रहे हो, वो लपेट रहे हो जिसमें ना, वो आपका क्या है, वो आपका ऑक्टामियर है, ऐसा मानो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक पॉइंट मेंशन किया है, वो क्या है, बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड ऑन स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या, बीड ऑन स्ट्रिंग कहने का मतलब धागा को मोती में पिरोना। धागा को मोती में पिरोना मतलब एक मोती है आपके पास, इसके ऊपर में आप धागा लपेट रहे हो, जिससे कि आपका जो स्ट्रिंग है, धागा है, वो थोड़ा छोटा होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। इसी को बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं। और ये पैकिंग ऑफ डीएनए बीड एंड स्ट्रिंग मॉडल पर ही बेस्ड है। ये देख लो, ये पूरा जो आपका डीएनए है, ये जो आपका डीएनए पूरा इसमें लपटा हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है। डीएनए क्या है बाबू, डीएनए है स्ट्रिंग। क्या है, स्ट्रिंग। डीएनए क्या है बाबू, स्ट्रिंग है। और बिट्स क्या है, बिट्स आपका है ऑक्टामियर। बिट्स क्या है, बिट्स है आपका ऑक्टामियर। ठीक है, बिट्स क्या है बच्चे, ऑक्टामियर है। और ये बीच का एक डीएनए, जिसको लिंकर डीएनए कहते हैं। ये एक ऑक्टामियर को या एक न्यूक्लियोजोम को दूसरे न्यूक्लियोजोम से कनेक्ट करता है। न्यूक्लियोजोम की अगर बात करते हैं तो यहां से यहां ये न्यूक्लियोजोम होता है, यहां से यहां। ठीक है, यहां से यहां न्यूक्लियोजोम होता है। आधा इसका जो लिंकर डीएनए है चला आता है, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, कोर डीएनए बोलते हैं। या इसका जो आपका ये वाला कोर डीएनए है, जो रेड कलर से दिख रहा है, वो कोर डीएनए है। और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियोजोम है। न्यूक्लियोजोम में टोटल बेस पेयर की अगर बात करोगे तो टोटल बेस पेयर आपका कितना हो जाएगा, यहां से यहां का अगर मिलाओगे तो ये न्यूक्लियोजोम बनेगा। और टोटल बेस पेयर इसमें 200 होता है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अब कैसे होता है वो समझते हैं। 146 बेस पेयर आपका कोर डीएनए में होता है और 54 बेस पेयर आपका लिंकर डीएनए में होता है। दोनों को ऐड कर लो, 200 बेस पेयर आ जाएगा, जो कि आपका न्यूक्लियोजोम में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब समझना यह है कि ये कैसे कंडेंस हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने समझा कि जो आपका डीएनए है उसका जो आपका लेंथ है 2.2 मीटर है, उसको आपका 10 टू द पावर -6 वाले न्यूक्लियस के अंदर में जाना है। तो इससे भी कम आपका क्या होना चाहिए, उसका इससे भी कम आपका डीएनए का क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो आपका जाकर बच्चों क्या हो सके, न्यूक्लियस में एडजस्ट हो सके। कैसे करेगा, दो चीज समझना पड़ेगा। पहला, डीएनए के पास कौन सा चार्ज है, और दूसरा जो ऑक्टामर बनेगा, जो कि आपके H2A और H2B, H4 और H3 के मिलने से बना हुआ है, दोनों का यानी चारों का जो मॉलिक्यूल्स है वो दो रहेगा, तो 8 हो गया। इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। और इनके पास आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। कारण क्या है, इसके पास लाइसिन और एर्गिनिन होता है, जो कि आपका अमीनो एसिड है। और इनके पॉजिटिव चार्ज के कारण और डीएनए के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण डीएनए जो है इस ऑक्टामर जो आपका है हिस्टोन ऑक्टामर, उसके ऊपर ऐसे करके क्वाइल्ड होता है। सिंपल सी बात है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अलाइक चार्ज जो होता है, डिफरेंट चार्ज होता है, एक दूसरे से जो अलग होता है, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए जो है, मेरी बात समझना, डीएनए जो नेगेटिव चार्ज का है वो आपके हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर में ऐसे करके अराउंड घूमता है। कितना घूमता है, 1 + 3/4, 1 + 3/4। क्लियर है। ये आपका जो मैंने यहां से यहां बनाया है, ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग है। ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग जो आपका है कन्वर्ट होगा और पैक होगा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्रोमेटिन फाइबर, जिसका आपका क्या हो जाएगा, 30 नैनोमीटर हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर मिलेंगे तो आपका बनेगा क्रोमोसोम। क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्या बनेगा, क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम कैसा बनेगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में, फैला हुआ रहेगा वो क्रोमोसोम। ये पैक नहीं है, वो फैला हुआ है। अब आप याद रखो, आपने सेल साइकिल अगर 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कंडेंस होता है आपका क्रोमोसोम। क्रोमेटिन फाइबर मैंने यहां बनाया, अब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो रहा है। तो जब कंडेंस होगा बच्चे ध्यान से समझो, जब कंडेंस होगा तो आपका डिस्टेंस जो है आपका 30 नैनोमीटर है, तो और क्या कम होता चला जाएगा, नैनोमीटर से अब बढ़ेगा 300 नैनोमीटर की ओर। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म हुआ क्रोमोसोम का। अब ये एक्सटेंडेड फॉर्म क्रोमोसोम का जो है वो और कंडेंस की ओर जाएगा। कब, जब मेटाफेज की ओर चलता चला जाएगा तब। ठीक है, प्रोफेज से मेटाफेज की ओर चलता चला जाएगा तो ये और कंडेंस्ड होगा। और ये कंडेंस होकर कितना होना जाएगा, 700 नैनोमीटर। अब जब ये पूरे तरीके से माइटोटिक क्रोमोसोम का अपना फॉर्मेशन कर लेगा तो इसका जो यहां से यहां का डिस्टेंस आपका होगा 1400 नैनोमीटर। अब ये 1400 नैनोमीटर बन गया। इसका जो अब लेंथ है 10⁻⁻⁶ से क्या हो चुका,
कम हो चुका। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में सिचुएट हो जाएगा। तो ये रहा आपका पैकिंग ऑफ डीएनए, जो बहुत ही इजी है। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर लिखें, और इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो बने तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।